ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 की। आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 370 को जो संसद के द्वारा रद्द कर दिया गया था और उसके विरोध में जो याचिका दाखिल की गई थी कि भाई 370 को पुनः बहाल किया जाए, उसे खारिज कर दिया है। इसका सरल सा मतलब सिर्फ इतना है कि आर्टिकल 370 अभी भी समाप्त रहेगा। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि आर्टिकल 370 की पृष्ठभूमि क्या थी, ये कैसे लागू किया गया, इसके क्या क्या प्रावधान थे, ये भारतीय संविधान को किस तरीके से प्रभावित करता था और इसको भारतीय संसद के माध्यम से समाप्त कैसे किया गया। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कराया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब ब्रिटिश संसद से पारित हुआ तो उसके बाद भारत को आजादी मिली। और आप सभी ये बात भी जानते हो कि भारत को आजादी दो राष्ट्रों के रूप में मिली थी, एक बना हमारा भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। तो जो उस समय 40% भारतीय भूभाग पर जो देसी रियासतें थी उन पर से भी अब ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो गई। तो फिर ऐसी देसी रियासतों के पास 3 विकल्प मौजूद थे। पहला विकल्प था कि वो भारत में विलय कर ले, दूसरा विकल्प था कि वो पाकिस्तान में विलय कर ले और तीसरा विकल्प था कि वह स्वतंत्र रहे। इसी संदर्भ में 565 रियासतों का भारत में विलय कराने का जिम्मा वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है और वो रियासती मंत्रालय के प्रमुख बनते हैं और उनके सचिव होते हैं वीपी मेनन। तो वीपी मेनन को साथ में लेकर वे इस अभियान में निकलते हैं और 562 रियासतों का जो है सफलतापूर्वक भारत में विलय करा लिया जाता है। लेकिन 3 ऐसी रियासतें होती है जिनको लेकर विवाद बना होता है। एक रियासत रहती है जूनागढ़, दूसरी रियासत रहती है हैदराबाद और तीसरी रियासत रहती है जम्मू कश्मीर। तो जो पहली रियासत है जूनागढ़, उस वहां तो जनमत संग्रह होगा और उस जनमत संग्रह के द्वारा उसका भारत में विलय करा लिया जाएगा। दूसरी जो रियासत थी वो थी हैदराबाद और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना की सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में मिला लिया जाएगा। लेकिन जो तीसरी रियासत है जम्मू कश्मीर, इसका मामला बड़ा ही पेचीदा टाइप का था क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता था। तो पाकिस्तान भी जो है किसी न किसी प्रकार की अराजक स्थितियां बनाए हुए था, जिससे कि ये रियासत बड़ी ही पेचीदगी थी। यहाँ का शासक था हरि सिंह, जो कि एक हिंदू राजा था, जबकि वहां की अधिकतम जनसंख्या मुस्लिम थी। और इसी आधार पर मुस्लिम जनसंख्या अधिक होने के कारण द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर चल रही मुस्लिम लीग और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अपना दावा ठोक दिया। वहां का जो राजा था हरि सिंह, वह एक तरफ जहां पाकिस्तान के सांप्रदायिकरण से भयभीत था तो वहीं वो भारत के लोकतांत्रिकरण से भी चिंतित था। इसलिए उसने फैसला किया कि भाई हम रहेंगे स्वतंत्र। लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला था। बात है 20 अक्टूबर 1947 की। कबायली छापा मारों का नेतृत्व कर रहा था अकबर खान और उसको था समर्थन प्राप्त पाकिस्तानी सेना का। तो उसने 20 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर धावा बोल दिया। इससे राजा हरि सिंह जो है वो डर गया और उसने भारत सरकार से गुहार लगाई कि पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया है, इसलिए हमारी मदद करें। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन से सलाह मांगी कि हम क्या करें। तो माउंटबेटन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पुस्तक खोली और उसको पढ़कर बताया कि भारत तब तक जम्मू कश्मीर की सहायता नहीं कर सकता जब तक कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर ना कर दे। तो यही बात जवाहरलाल नेहरू ने किसको कही, राजा हरि सिंह को। फिर राजा हरि सिंह ने जब देखा कि पाकिस्तानी आक्रमणकारी तेजी से आगे बढ़ रहे श्रीनगर की ओर और वह भयानक लूटपाट, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर
कर दिए और इस प्रकार जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। और जैसे ही जम्मू कश्मीर का भारत पर विलय हुआ वैसे ही भारतीय सेना ने कूच किया जम्मू कश्मीर पर और चंद दिनों के अंदर पूरे 2/3 हिस्से से पाकिस्तानी कबायली छापामारों को खदेड़कर बाहर कर दिया। इस प्रकार भारतीय सेना 2/3 हिस्से को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से खाली करा चुकी थी। सिर्फ 1/3 हिस्सा पाकिस्तानियों के कब्जे में बचा हुआ था। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जो कि एक आदर्शवादी नेता थे, एक अंतर्राष्ट्रीय छवि वाले नेता थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। उन्हें लगा कि कहीं ये जो कबायली छापामारों के साथ जो युद्ध हो रहा है कहीं ये दो देशों भारत और पाकिस्तान के युद्ध में न बदल जाए, इसलिए वो चले गए यूएनओ और संयुक्त राष्ट्र संघ में वो जाते हैं 30 दिसंबर 1947 को और वहां पर इस मुद्दे को उठाते हैं। फिर अगले दिन 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो संघर्ष विराम की घोषणा कर देता है, युद्ध विराम की घोषणा कर देता है और कहता है कि भाई जो जहां है वो वहीं रहे। इसके बाद 1951 में फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तृत फैसला आता है। उस फैसले में कहा जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर भारत में मिलेगा कि पाकिस्तान में, इसका फैसला होगा जनमत संग्रह से। लेकिन जनमत संग्रह के पूर्व 2 शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। पहली शर्त ये कि पाकिस्तान अपने वह 1/3 हिस्सा जिसे आज हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से अपनी सेना को हटाएगा। दूसरा, यह जनमत संग्रह जम्मू कश्मीर प्रशासन के अंतर्गत कराया जाएगा। चूंकि अगर पाकिस्तान ने पहली शर्त यानी कि सेना हटाने वाली शर्त पूरी नहीं की, इसीलिए हमने भी जनमत संग्रह नहीं कराया। इसीलिए जो उदारवादी ये मांग करते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराए कि वह भारत से मिले या पाकिस्तान से, तो उन्हीं बुद्धिजीवी और उदारवादियों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि वह आप पहले जाकर पाकिस्तान से निवेदन करे कि वह अपनी सेना पीओके से हटाए, फिर भारत को कोई भी दिक्कत नहीं है जनमत संग्रह कराने की। अब बात करते हैं कि आखिर आर्टिकल 370 की एंट्री कैसे होती है। तो जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो उसके अनुसार भारतीय संघ केवल 3 मामलों पर जम्मू कश्मीर पर सर्वोच्चता रखेगा, बाकी मामलों पर जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता होगी। यह 3 मामले थे: विदेश नीति, प्रतिरक्षा और संचार। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार की ओर से हरि सिंह को यह भी आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर में एक संविधान सभा बनेगी जो जम्मू कश्मीर के लिए अपना संविधान बनाएगी और यही संविधान सभा ये निर्धारित करेगी कि भारत संघ का जम्मू कश्मीर पर कितना और कैसे नियंत्रण होगा। और जब तक जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अपना संविधान नहीं बना लेती तब तक के लिए भारतीय संविधान अंतरिम व्यवस्था जम्मू कश्मीर के लिए करेगा। और इसी आश्वासन को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए आर्टिकल 370 की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं कि आखिर आर्टिकल 370 जो जोड़ा गया था वह क्या था। हम सबसे पहले बात करते हैं 371 की। और आर्टिकल 371 के 4 उपखंड थे। पहला उपखंड ये था कि आर्टिकल 238 के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे और ये आर्टिकल 238 का संबंध था भारतीय संविधान के भाग 7 से। और भाग 7 में भी जो शामिल थे पार्ट बी वाले स्टेट उनसे था और पार्ट बी में उन स्टेट को शामिल किया गया था जो बड़ी देशी रियासतें थी। तो बड़ी देशी रियासतों के जो भारतीय संविधान वाले प्रावधान थे वह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे, यही मतलब था आर्टिकल 371A का। इसके अलावा आर्टिकल 371B में यह बतलाया गया था कि जम्मू कश्मीर के संबंध संसद की शक्ति होगी, उस पर क्या क्या सीमाएं लागू होगी। आर्टिकल 371C जो था वह यह कहता था कि भारतीय संविधान के केवल 2 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। पहला है अनुच्छेद 1 जो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और दूसरा था आर्टिकल 370। इसके अलावा आर्टिकल 371D ये कहता था कि यदि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा कोई आर्टिकल भारतीय संविधान का जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो वह कैसे किया जाएगा, तो उसे राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा लागू किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी।
पहली ये कि यदि कोई ऐसा आर्टिकल लागू करना है जो किसी ऐसे विषय से जुड़ता है जो पहले से विलय पत्र में शामिल है, तो इसके लिए जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार से परामर्श करना होगा। लेकिन यदि कोई आर्टिकल ऐसे विषय से संबंधित है जो विलय पत्र में शामिल है ही नहीं, तो इसके लिए फिर जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार की सहमति लेना अनिवार्य था। और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार जब सहमति देगी तब ही कोई नया आर्टिकल आप जम्मू कश्मीर में लागू कर सकते हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल और था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो था आर्टिकल 370 का उपखंड 3। आर्टिकल 370 का उपखंड 3 ये बताता था कि यदि अनुच्छेद 370 को समाप्त करना है तो फिर वो कैसे होगा। इसके लिए प्रावधान बनाया गया था कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति को एक अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। यह अधिसूचना कब जारी करेगा? जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इस आशय का जो है सिफारिश राष्ट्रपति से करे कि भाई आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब चूंकि संविधान सभा अस्तित्व में ही नहीं थी, इसीलिए आर्टिकल 370 को कैसे समाप्त किया जाएगा ये काफी चर्चा का और मतभेदों का विषय भी भारतीय संविधान में रहा। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं कि भारत सरकार ने आखिर आर्टिकल 370 को इतनी आसानी से कैसे रिमूव कर दिया। वह आर्टिकल 370 जिसे देखकर ये समझा जाता था कि इसे भारतीय संविधान से हटाना असंभव है, भारत सरकार ने आखिर इतनी आसानी से इसे रिमूव कैसे कर दिया। तो इसके संबंध में अब हम विचार करते हैं। तो भारत सरकार ने सबसे पहले सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा। तो इसके बाद सत्यपाल मलिक ने वहां पर लगाया आपातकाल। और आप सभी जानते हो कि आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में होता क्या है, जो राज्य की विधानसभा होती है वो हो जाती है भंग और उसकी संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में आ जाती है? भारतीय संसद के हाथों में। तो इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा हो गई भंग। जम्मू कश्मीर के सारे अलगाववादी और सारे बड़े राजनीतिक नेता जो आर्टिकल 370 का पक्ष लेते थे, उन सभी को कर दिया गया नजरबंद। इसके बाद भारत सरकार रुख करती है भारतीय संसद का और राज्यसभा में 4 क्रांतिकारी कदमों को उठाती है सबसे पहले, और उन्हीं क्रांतिकारी कदमों के माध्यम से आर्टिकल 370 हो जाएगा रिमूव। तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सरल भाषा में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले आदेश की। तो आर्टिकल 371 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन ने 1954 में जो जम्मू कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया था उस आदेश पर सुपरसीड कर लिया, यानी उस पर प्राथमिकता प्राप्त कर ली। और प्राथमिकता प्राप्त करते से ही आर्टिकल 35A समाप्त हो गया। वह आर्टिकल 35A जो भारत के नागरिक को जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने से रोकता था, वह आर्टिकल 35A जो भारत के नागरिक को जम्मू कश्मीर में नौकरी करने से रोकता था, वह आर्टिकल 35A जो भारत के नागरिक को जम्मू कश्मीर में बसने से रोकता था, वह आर्टिकल 35A मात्र एक आदेश के माध्यम से समाप्त हो गया, शून्य हो गया। इसके अलावा उस नोटिफिकेशन ने यह भी घोषणा कर दी कि अब भारतीय संविधान के समस्त प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू रहेंगे। और इसके अलावा यह भी बदलाव कर दिया कि जो आर्टिकल 370 के उपखंड 3 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा शब्द का उल्लेख किया गया है, उसका मतलब माना जाएगा जम्मू कश्मीर की विधान सभा। यानी अब संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए काम करेगी। और चूंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी भंग, तो फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा की जगह आर्टिकल 370 के रिमूवल फैसले पर अपनी सहमति कौन देगा? तो भारतीय संसद देगी। कौन? भारतीय संसद देगी। इस प्रकार बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल 370 को रिमूव करने का प्रयास हमारी सरकार और संसद के द्वारा किया गया। इसके बाद 2 रिजोल्यूशन या संकल्प राज्यसभा में पारित कराए गए।
पहला रिजोल्यूशन क्या था? तो पहला रिजोल्यूशन ये था कि आर्टिकल 370 के उपखंड 3 के तहत भारतीय संसद की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 370 के सारे प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, केवल उसके पहले भाग को छोड़कर। और उसका पहला भाग भी बदल दिया गया और अब आर्टिकल 370 का केवल पहला भाग अस्तित्व में रहेगा और वह यही होगा कि भारतीय संविधान के समस्त प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। तो इस प्रकार आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया, बल्कि उसके बाकी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया और केवल एक प्रावधान रहने दिया गया, उसको भी बदल दिया गया और कह दिया गया कि भाई अब आर्टिकल 370 का मतलब होगा कि भारतीय संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। इसके अलावा दूसरा संकल्प जो पेश किया गया वह संकल्प था जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित बनाने के संबंध, सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के संबंध। चूंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा को बदल सकती है, उसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश को राज्य भी बना सकती है। लेकिन उसमें एक प्रावधान है कि जब भी संसद ऐसा करेगी तो संसद को संबंधित राज्य से परामर्श करना पड़ेगा, उसकी सलाह लेनी होगी। और इसी औपचारिकता को पूरा करने के लिए दूसरा संकल्प जारी किया गया और उसमें लिख दिया गया कि राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को आपकी राय के लिए भेजा है, क्योंकि अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत ऐसा करना अनिवार्य है। और चूंकि उस समय जम्मू कश्मीर की विधानसभा तो भंग थी और उसका कार्य कौन कर रही थी? भारतीय संसद। इसलिए उस विधेयक पर कौन राय देगा? तो भारतीय संसद राय देगी और भारतीय संसद ने यही राय दी कि भाई जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को संसद में पेश किया जाना चाहिए। अंत में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 की जो चौथा क्रांतिकारी कदम था। इस विधेयक ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक संरचना को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। क्या किया? तो सबसे पहला काम ये बिल क्या करेगा? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो भागों में बांट देगा। एक जम्मू कश्मीर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा लद्दाख। दूसरा काम क्या करेगा? तो ये जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लेगा और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना देगा और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना देगा। तीसरा काम क्या करेगा? तो लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा तो आर्टिकल 239 का उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत लद्दाख जो है वो भारत के बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान एक सामान्य केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जिसके पास एक लोकसभा सीट तो रहेगी लेकिन वहां पर विधानसभा नहीं होगी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर था उसे आर्टिकल 239 ए में शामिल किया गया और पांडिचेरी के समान एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसके पास अपनी विधानसभा भी होगी। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से एक और बदलाव किया गया, वह था जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन। पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट कैसी थी? तो 87 लोगों का होता था निर्वाचन जम्मू कश्मीर से। 24 निर्वाचन सीटें जो थी वो प्रतीकात्मक तौर पर पीओके के लोगों के लिए आरक्षित करके रखी जाती थी, खाली रहती थी मतलब, और 2 ऐसी सीटें होती थी जिनमें राज्यपाल महिलाओं को मनोनीत करता था। तो अगर वो 2 को हम हटा दे तो 87 + 24 यानी 111 सीटें हुआ करती थी। चूंकि 4 सीटें उसमें से लद्दाख के पास थी। अब लद्दाख क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास कोई भी विधानसभा सीट नहीं रहेगी। इस प्रकार 111 में से 4 विधानसभा सीटें कम हो गई तो हुई 160। लेकिन जो राज्य पुनर्गठन विधेयक था उसमें क्या किया गया? तो 7 सीटें और बढ़ा दी गई, यानी हो गई 111 से बढ़कर 114 निर्वाचित सीटें हो गई, यानी कि 90 हो गई जम्मू कश्मीर के लिए और 24 हो गई पीओके के लिए आरक्षित। यानी इस प्रकार 90 + 24 + 2 का जो एक आवंटन कर दिया गया राज्य जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का। इस प्रकार यह बदलाव भी राज्य पुनर्गठन बिल के द्वारा आएगा। इसके अलावा इस विधेयक ने एक और क्रांतिकारी बदलाव ये लाया, वो ये था कि विधानसभा में अब अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण होगा।
एससी को वहां पर पहले भी आरक्षण था, लेकिन एसटी आरक्षण नहीं था। इस विधेयक ने एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्य की विधानसभा में उतना ही आरक्षण दे दिया जितना कि भारत के अन्य राज्यों में प्राप्त था। दोस्तों, ये था आर्टिकल 370 का विश्लेषण और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में दिया गया फैसला। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।